हेलो हाय गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं फिटनेस को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से वर्कआउट जो है हमें हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग करने चाहिए और कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जहाँ पे डाइट वर्कआउट दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है कि हम अच्छे से इस पर फोकस करें। तो ऐसे में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तमाम बड़ी खबरें बता देते हैं हम। देखिए, मरुधरा में मोदी तो मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आएंगे और सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे। देखिए, कायड़ विश्राम स्थली पर भव्य जनसभा होगी, तो भव्य जनसभा यहां पर होने जा रही है। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 16,680 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुरुआत वो करेंगे। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर दिए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी समेत मंत्री नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी और सुरक्षा एजेंसीज के साथ में 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर आएंगे और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर आ रहे हैं तो फिर सभी को उम्मीदें हैं कि कुछ खास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे, जनता को क्या कुछ दे सकते हैं, और पूरा कार्यक्रम एक बार ऐश्वर्य समझाइए कि क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। देखिए, 11 बजे आ जाएंगे, आपने बताया दर्शकों को। उससे आगे का अपडेट ये है कि 11:30 पर वो वेन्यू जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। वेन्यू पर पहुंचने के बाद 11:50 पर डायस पर पहुंचेंगे। 11:50 से पहले पीएम मोदी HPV वैक्सीन जो है उसकी लॉन्चिंग कर देंगे, जो कि किशोरियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि भविष्य में होने वाली एक संभावित असाध्य बीमारी से निदान का एक बहुत अच्छा वैक्सीन बताया जा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 11:55 पर स्पीच शुरू हो जाएगा और 12:25 पर इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, यानी राजस्थान को कई सौगातें देंगे, लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और लगभग 12:25 से 12:55 तक प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच होगा और 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर तमाम कार्यक्रम की बात करें कि कार्यक्रम किस तरीके का होगा, क्या कुछ प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो दोनों दृष्टि से हम इसे जोड़कर देखते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से इसलिए प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में पीएम बनने के बाद लगातार आ रहे हैं। एक बार नहीं, लगभग पीएम का आधा दर्जन से ज्यादा बार के दौरे हो चुके हैं। और आपको बताएं कि अजमेर जब आएंगे तो जो सौगातें देंगे वो ये है कि 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान है, इसकी शुरुआत यहाँ से कर देंगे। 16,686 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि HPV टीकाकरण अभियान, जिसकी तैयारियों में लगातार महकमा जुटा हुआ था, गजेंद्र सिंह खींवसर, गायत्री राठौड़ और अन्य उच्च अधिकारी, तो एक खतरनाक बीमारी होती है सर्वाइकल कैंसर, जो कि बड़ी आम सी बीमारी बन चुकी है इस आज की जीवन शैली में। तो यदि किशोरियों के ये टीकाकरण होगा, बृहद स्तर पर होगा, तो भविष्य में इस असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। और महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित ध्यान है भजनलाल सरकार का। और भजनलाल शर्मा भी, क्योंकि प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी है। कल उन्हें लगातार बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। देर रात वो विधानसभा से लौटे थे, फिर सीधे अजमेर पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम के अलावा शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में 16,686 करोड़ रुपए की लागत की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 8,554 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित है। इन विभागों में शहरी विकास यानी UDH,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी PHED, सार्वजनिक निर्माण यानी PWD, ऊर्जा यानी एनर्जी और जल संसाधन और उद्योग शामिल है। बिल्कुल। और जी बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया, आपने इस पूरे कार्यक्रम को विस्तार से समझा कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार का बड़ा प्रहार, खाद्य विभाग की प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची नौकरी से बर्खास्त, इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, कोटा में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची पर गंभीर आरोप थे। खींची पर खैरतल तिजारा में पोस्टिंग के दौरान राशन डीलर से मिलीभगत करने और राजकोष को 63 लाख का नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप यहां पर लगा था। और प्रकरण में खींची की पहले एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोकी गई और इसके खिलाफ उन्होंने विभाग में दायर की थी प्रथम अपील। इसके अलावा खाद्य सचिव अमरीश कुमार ने प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची के कृत्य को गंभीर श्रेणी का मानती हुई सेवा से बर्खास्त किया गया, गंभीर श्रेणी में माना गया है। साथ ही गबन की 25% राशि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, GPF से वसूलने और शेष राशि आरोपी 8 डीलर से वसूलने के यहां पर निर्देश दिए गए। तो भ्रष्टाचार पर चूंकि भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसी का एक केस ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्रहार किया गया भजनलाल सरकार के द्वारा। खाद्य विभाग की प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची जो है वो नौकरी से बर्खास्त। कोटा में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची पर गंभीर आरोप लगे थे। खींची पर खैरतल तिजारा में पोस्टिंग के दौरान राशन डीलर से मिलीभगत और राजकोष को 63 लाख का नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप यहां पर लगा था। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, जरा समझाइए पूरा मामला क्या था और किस तरह से इस पर कार्रवाई जो है वो की गई है। क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, खाद्य विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। कोटा में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची जो है उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। खींची जो थी 2023-24 के अंदर खैरतल तिजारा के अंदर पोस्टिंग जब उनकी थी उस दौरान राशन डीलरों से मिलीभगत करने और साथ में राजकीय कोष को 63 लाख रुपए का गंभीर नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा था। प्रकरण में खींची की पहले एक वार्षिक वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने विभाग में प्रथम अपील दायर की थी। प्रथम अपील के दौरान खाद्य सचिव अमरीश कुमार तक मामला पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में और गहन पड़ताल कराई। पड़ताल करने के बाद में अधिकारी रेखा सिंह के कृत्य को गंभीर मानते हुए उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। साथ ही गबन की 25% राशि को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और GPF से वसूलने के निर्देश दिए। साथ ही शेष राशि को आरोपी जो राशन डीलर है उनसे वसूलने के निर्देश भी दिए गए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है और बड़ी खबर है। AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को बड़ी राहत, यहां पर कांग्रेस को बड़ी राहत जो है वो मिली है। यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु चिप को मिली है जमानत। आपको जानकारी दे दें कि प्रोटेस्ट मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। AI समिट आपको याद होगा, इसके अंदर शर्टलेस प्रोटेस्ट केस का ये पूरा मामला है जिसके अंदर कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। दरअसल यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु को यहाँ पर जमानत मिल चुकी है, उनको जमानत पर दी गई है। प्रोटेस्ट मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ इस पूरे मामले में उन्हें जमानत दी है। तो कह सकते हैं कि जो ये पूरा केस है, ये जो पूरा मामला था, इसमें कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु को यहाँ पर जमानत मिली। इसके अलावा प्रोटेस्ट मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में राहत मिली है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको देते हैं। जयपुर से खबर मिल रही है। माह रमजान का 10वां रोजा आज, तो 10वां रोजा आज है और मस्जिदों में होगी 11वीं तरावी की नमाज। आज खत्म होगा नमाज का पहला अशरा। रमजान में पहला अशरा होता है रहमतों वाला, तो पहला अशरा जो है वो आज खत्म होगा, रमजान का पहला अशरा। और जो पहला अशरा होता है उसे रहमत वाला कहा जाता है और कल से शुरू होगा दूसरा अशरा और ये मगफिरत का होता है। साथ ही माह रमजान तीसरा जो अशरा है वो पूरा यहाँ पर होगा। तो 3 अशरा हिस्सों में पूरा होता है। रमजान महीने को 10-10 दिन के
3 अशरों में बांटा गया है। तो पूरे रमज़ान महीने की बात करें, पाक महीना माना जाता है, इसमें 3 अशरे होती हैं और पहला अशरा जो है आज वो हो जाएगा कंप्लीट। और पहला अशरा यानी कि पहले 10 दिन रहमत के माने गए, दूसरा अशरा यानी कि बीच की जो 10 दिन होती हैं वो मगफिरत के हैं, और तीसरा अशरा यानी कि आखिरी के जो 10 दिन हैं वो होते निजात के। वहीं आज 10वें रोज़े का शाम 6:30 पर किया जाएगा इफ्तार। तो महत्वपूर्ण जानकारी है रमज़ान को लेकर, यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं कि 10वां रोज़ा है, पाक महीना है। मस्जिदों में 11वीं तरावी की नमाज देखने को मिलेगी। आज खत्म होगा रमज़ान का पहला अशरा, और जो पहला अशरा होता है वो माना जाता है रहमत का, क्योंकि 3 हिस्से हैं, 3 अशरे होते हैं, पहले 10 दिन, फिर बीच के 10 दिन और आखिरी के 10 दिन, और इन तीनों ही 10 दिन को इसमें बांटा गया है। तो पहला जो है अशरा वो आज यहाँ पर पूरा होगा। अब देखिए अखबार की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अखबार को थोड़ा समय नहीं दे पाते, हालांकि सोशल मीडिया पे हम बाकायदा अपडेट रहते हैं। तो ऐसे में मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर है, फर्स्ट इंडिया का ये न्यूज़पेपर, इसकी खबरें आपको बता देती हैं। Rajasthan's new chapter from Ajmer, in a city that in the 12th century served as a political seat, one of the North India's most powerful kingdoms under Vikraj Fort. The visit of Prime Minister Narendra Modi to Ajmer carries a symbolic continuity of authority, transformation and public purpose. तो देखिए इसको 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें, ये अजमेर सिटी जहाँ पर एक पावरफुल किंगडम हुआ करता था और पूरे भारत में उसकी चर्चा थी, वहाँ पर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। Historical a center of regional power and strategic influence, Ajmer now stand poised at the intersection of heritage and development as Prime Minister Narendra Modi arrives to launch major infrastructure, health and employment initiative. The choice of Ajmer as a venue for announcing large-scale investments and public welfare measure reflects an effort to anchor the vision of Naya Rajasthan in a city long associated with political, सेंट्रल कल्चरल कॉन्वर्जेंस एंड रीजनल लीडरशिप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और उम्मीद बहुत ज़्यादा लोगों को है, क्योंकि देखिए अगर इसकी बात यहाँ पर की जाए कि क्यों इसे चूज़ यहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो देखिए कौन कौन से सेक्टर्स है जिस पर फोकस रहेगा वो अगर आपको बताएं तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो ये कि पावरफुल और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हमेशा इस एरिया में रहा है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे जिसकी ज़रूरत भी है। साथ ही बात यहाँ पर हेल्थ की होगी, हेल्थ के अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की बात होगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इनिशिएटिव जो है वो हमें यहाँ पर लेने चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाना और नए राजस्थान की यहाँ पर बात की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। कांग्रेस ड्राइवन बाय करप्शन वॉन्ट लेट पीपल सफर, ये एक बड़ा स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द appropriation bill, Chief Minister Bajulal Sharma outlined the government's vision with major announcement and sharp political remarks. Replying in the House, he detailed key decisions on employment, infrastructure, social security, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो जब सीएम बजूलाल शर्मा यहाँ पर रिप्लाई दे रही थी तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसको उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, कौन कौन से पॉइंट्स जो उनके रिप्लाई में देखने को मिले, वो है एम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ये वो सेक्टर्स जिस पर फोकस उन्होंने किया। अंडर द वीबीजी रामजी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वर्कर्स विल रिसीव वीकली पेमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन वाइल राइज फ्रॉम 100 to 125 डेज। इसकी जो बढ़त है वो यहाँ पर की जाएगी 100 से 125 दिन विद कंपेंशन फॉर डिलीड पेमेंट्स। द स्कीम विल कोस्ट एन एस्टिमेटेड रेस 4,000 करोड़ फ्रॉम द स्टेट with scope for additional allocation based on demand। तो सीएम बजूलाल शर्मा का जो ये पूरा स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर थी सीएम बजूलाल शर्मा से। यहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की है कि हम रूरल डेवलपमेंट पर कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले सकती है। आगे बढ़ती हैं, जानकारी आपको दे देती हैं। इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट राजस्थान डेवलपमेंट, सीएम।
Chief Minister Bajulal Sharma said Rajasthan is rapidly emerging as a leading state in the technology, digital governance and startup with ease of doing business a top priority. तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने यहाँ पर कहा कि राजस्थान रैपिडली बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करें, नए नए स्टार्टअप्स की बात करें तो वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में हो रही है। इसके आगे over 3,450 startups have registered by iStart with focus on AI, deep tech, machine learning, data science, animation, gaming, XR and comics। तो ये वो स्टार्टअप्स है जिनको रजिस्टर्ड यहाँ पर किया है। रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो वाई आई स्टार्ट की इनको रजिस्टर्ड किया गया एंड टोटल 3,450 स्टार्टअप्स आर देयर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। इंडियन यूथ टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस। Lok Sabha Speaker Om Birla, while addressing the convocation ceremony of Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya in Indore, Madhya Pradesh on Friday, said that Indian youth are at the forefront of addressing global challenges in interconnected world, marking a transformative phase in India's evolving future. तो देखिए इंदौर के अंदर थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनकी मौजूदगी थी, जहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अगर आपको बताएं तो यूथ को लेकर उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको टैकल करने में हमारी युवा शक्ति बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। स्टूडेंट्स इक्विप्ड विद इनसाइट, इनोवेशन एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज आर पोइज्ड टू गाइड इंडिया टुवर्ड न्यू डायरेक्शन। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके पास इस तरह के स्किल्स भी हैं और वो इनोवेशन साथ ही रिसर्च कैपेबिलिटीज के माध्यम से हमारे भारत को एक नए डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इंडिया की जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसकी हमने बात की है। अब मेरे पास में है दूसरा अखबार फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क। इसकी तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि इसकी तमाम बड़ी खबरें क्या कुछ कहती है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे सच पे धड़क में क्या कुछ आज देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हमने यहाँ पर बात की है, वो भी मुझे इसमें नजर आता है। लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है उसका जिक्र यहाँ पर अब करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारत बना आत्मनिर्भर, ये स्टेटमेंट केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। उन्होंने कहा कि पहले जहां हम दुनिया से खाद्यान्न आयात करते थे, आज उस मुकाम पर है कि दुनिया को खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। आयात से निर्यात पर आ चुके हैं और पिछले एक साल में भारत ने 300 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में शुक्रवार से प्राकृतिक खेती और श्री अन्न प्रसंस्करण पर शुरू हुए किसान मेला और कृषि नवाचार भ्रमण कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि 60 से 70 के दशक के प्रधानमंत्रियों को आह्वान करना पड़ता था कि देश के लोगों को एक दिन उपवास करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भोजन मिल सके। वहां से यात्रा प्रारंभ करके हमारे किसानों के पसीने से सींचे गए खेत आज सोना उगल रही हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पुरानी जो बात है उसका भी जिक्र किया है कि कैसे हालात थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मजार डैम से बॉम्बे हॉस्पिटल तक 36 किलोमीटर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने विधानसभा में की है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत मजार डैम से महल रोड स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल तक एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि परियोजनाओं को शहर के यातायात जाम की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। जो जाम की स्थिति है उसका समाधान इससे माना जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ेगी, यानी कि नदी का जो एक छोर है और जो दूसरा छोर है उसके बीच में कनेक्टिविटी का काम ये करेगी। इसके अलावा द्रव्यवती नदी लगभग 42 किलोमीटर लंबाई में शहर की कई घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है। ऐसे में नदी के दोनों ओर बसे क्षेत्रों के लिए ये मार्ग वैकल्पिक और तेज यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की पहल रंग लेकर आई। सीएम ने विधानसभा भवन के लिए करोड़ों की घोषणाएं की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल आखिरकार रंग लेकर आई है। आपको बता दें कि वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा शुक्रवार को सदन से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए विधानसभा भवन के विकास के लिए बड़े बजट का ऐलान उन्होंने किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सम्मानित सदन के भवन में विकास कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपए की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अब विधानसभा सभागार के ऊपरी हॉल को आधुनिक ऑडिटोरियम में विकसित करने, संग्रहालय के उन्नयन और डिजिटल स्क्रीन की स्थापना के लिए अतिरिक्त 16 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा अपने गठन के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मना रही है। चलिए आगे बढ़ती है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा जयपुर। तो ये जयपुर के लिए बहुत खास बात हो जाती है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 5 और 6 मार्च को जयपुर में किया जाएगा। 5 और 6 मार्च को इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि यह सम्मेलन दिल्ली रोड स्थित लीला पैलेस होटल में होगा। ब्रिक्स समूह में शामिल 11 देशों के वित्त मंत्री इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा 4 और 5 मार्च को अतिथियों की जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। 4 और 5 मार्च को अतिथि जो है वो जयपुर पधार जाएंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। 50 RAS अधिकारियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में तैनात किया गया, यानी कि जिम्मेदारी जो है वो ऑफिसर्स को दी गई है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सुबह 11 बजे संबंधित विभागों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है। और देखिए ये बहुत ज्यादा खास है जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर इसकी मेजबानी करे तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा इवेंट जयपुर के लिए होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी फिटनेस की कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अच्छी बॉडी हो, अंदर से भी फिट रहे, बाहर से भी फिट रहे, यानी कि हमारी फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट कैसे होना चाहिए, वर्कआउट प्लान्स कैसे होने चाहिए, डाइट में क्या कुछ लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, इन तमाम पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। और कहते हैं कि जब आपके साथ एक्सपर्ट हो तो फिर ये चीज़ें आसान लगती है, क्योंकि एक्सपर्ट इसे आसान बना देता है। मेरे साथ में है CP राठौड़, फिटनेस हेड है फिटअप जिम में। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने आप को हम फिट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम फिटनेस की बात करते हैं बहुत सारे मिथ दिमाग में आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि भाई ये वर्कआउट कर लिया, आपकी फिटनेस, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं और आप फिट भी हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या ये पॉसिबल है कि बिना ट्रेनर के अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, मशीन के थ्रू, जो हम कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हमारे घर में भी कोई मशीन है उसके माध्यम से अगर हम कर रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि बिना ट्रेनर के आप वर्कआउट कर सकते हैं? मैम, बिना ट्रेनर के हम वर्कआउट तो कर सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन लेके नहीं आ सकते। बिकॉज जस्ट एक बर्न ए कैलोरी अकॉर्डिंग माई देखेंगे कि लोग 30-40 ईयर्स से लोग वॉक करते थे, स्कूटी बाइक अभी आया है। तो कैलोरी बर्न करना इट इज नॉट ए वर्कआउट। पीपल सेड कि मैं तो वॉक करता हूँ, मैं तो छत पे घूमता हूँ। आई सेड नो, मजाक है क्या ये। समटाइम व्हेन वी कम इन जिम तो वी ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एक्चुअली, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक। तो उसके लिए वी नीड ए ट्रेनर। ओके, आपने बताया कि जब आप वेट ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो आपको एक ट्रेनर की जरूरत होती भी है। आप बेसिक अगर कार्डियो करें, वॉक करें, तो उसमें तो फिर भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जिक्र किया कि पहले जैसे होता था कि हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि हम इजीली कार्डियो पे काम कर पाते थे, लेकिन आज हर कोई यही चाहता है कि हम फिट रहे, हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो पाए। मैं सबसे पहले फीमेल्स की बात यहाँ पर करूँगी जो आपके जिम में आते हैं, फिटअप जिम में आते हैं। क्या गोल लेकर आजकल फीमेल्स जो है वो ज्यादातर आ रही है? मैम, नॉर्मली फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड थायराइड एक्चुअली, उनको हार्मोन इम्बैलेंस ज़्यादा है। तो मेजरली उनका गोल जो है वो लाइक वेट के ऊपर है। उनका वेट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, उनकी वाटर ब्लोटिंग हो रही है, और तो उनकी बॉडी मैन से ज़्यादा शेपलेस है। तो मेजर गोल जो 16 से लेके 25 या 35 डिग्रीज आ रही है, दे और लाइक वेट का प्रॉब्लम आ रहा है उनको। अच्छा, आपने ये प्रॉब्लम का भी जिक्र किया है। PCOS की बात करें, PCOD की बात करें, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम अब लोगों में देखने को मिल रही है, फीमेल्स में है ना। तो आपके पास जो फीमेल्स यहाँ पर आती है, आप उनकी वर्कआउट करवाते हैं, उनके लिए क्या अलग से वर्कआउट होता है जो कि हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए प्लान करते हैं, उससे क्या डिफरेंट है उनके लिए वर्कआउट? मैम, एक्चुअली जो भी फीमेल्स है जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनका हम प्रॉपर BMR करते हैं और उनके हार्मोन्स पे वर्क करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल होता है। तो समटाइम्स जो फीमेल्स हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स आर वेरी रॉन्ग। They eat anything like momos and burger, pizza, anything they eat actually. तो फर्स्ट हम उनका वर्कआउट से पहले उनकी फूड हैबिट्स चेंज करवाते हैं। ओके, फूड हैबिट्स जब आप चेंज करवाते हैं तो भी हम डाइट की क्योंकि बात कर ही लेते हैं कि कैसा डाइट जो है एक इंडिविजुअल को रखना चाहिए जो वर्कआउट करता है चाहे नहीं करता है। क्योंकि हम देखते हैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर गए मोमोज खा लिए, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज्ज़ा खा लिया, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून सब चलता है। लेकिन अपनी डाइट को हम कैसे मेंटेन करें, प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, जो भी तमाम पॉइंट्स हैं। डिपेंड आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। समटाइम जैसे यू आर वर्किंग तो यू नॉट एबल टू डाइट ऑल द टाइम एक्चुअली। समटाइम यू ईट ए सिंगल फ्रूट ए डे,
ऑलराइट। अदरवाइज आप नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन है, टेक सम लाइक पनीर और एनीथिंग एल्स लाइक चिकन, बट एटलीस्ट वो चीज़ें पॉसिबल होती ही नहीं है। तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीपी राठौड़, इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, क्योंकि फिटनेस को लेकर मिथ भी बहुत सारे हो जाते हैं कि बिना ट्रेनर की भी हम वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन उसके फिर देखिए कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। ऐसे में अगर आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक ट्रेनर की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि ट्रेनर आपको बताता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट कैसे प्लान करना होगा। एंड ऑल्सो जब हम डाइट की बात करते हैं, क्योंकि फीमेल्स में खासकर पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और इस प्रॉब्लम के साथ जब आप जिम में जाते हैं तो ट्रेनर आपको बताता है कि आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट कैसा होना चाहिए। तो देखिए आज हमने वर्कआउट पे भी बात की है कि कैसे हमारी डाइट भी होनी चाहिए, इस पर भी हमने बात की है। कल फिर मिलेंगे कुछ और टिप्स के साथ, कल फिर बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।